हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हफ्ते भर का करंट अफेयर आपको मिलेगा। नई चीज़ क्या है क्लास में, पिछले एक साल का करंट अफेयर का रिवीजन आपको जो है क्वेश्चन के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो बच्चे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये डिपेंड करेंगे। अगर हफ्ते में कम न्यूज़ हो गई तो आपको जो है रिवीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, न्यूज़ ही ज़्यादा हो गई तो जो है आपका रिवीजन वाले क्वेश्चन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि इस हफ्ते देखें तो आपको हफ्ते भर की न्यूज़ थोड़ी सी कम मिली है। ठीक है, 25-26 जो है क्वेश्चन है एमसीक्यू है वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड। तो बाकी सारे क्वेश्चन जो है आपके वो रिवीजन के ही मिलेंगे। और ये रिवीजन जो है आपका आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि ट्रेड्समैन मेट वाला एग्जाम हो गया उसके लिए, ठीक है, जैसे कि आपका पीजीसीआई वाला एग्जाम हो गया, बाकी भी जो आपके सेल का एग्जाम है उसमें आपका 10 नंबर का अलग से करंट अफेयर पूछना है, तो उसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिलहाल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर से। पहली न्यूज़ बची आपकी, पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 7,480 मेगावाट से बढ़ा करके लगभग 22,480 मेगावाट तक करना है। ठीक है, 7,000 से लेकर के 22,000 तक करना है। इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में भारत की जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है, लगभग 7,480 मेगावाट है। ठीक है, अब इसे बचे जो है आपका डबल से लेकर के आप लोग देख रहे होंगे कि ट्रिपल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, 7 से लेकर के सीधा 22,000। तो ये कब तक किया जाना है ये बताइए, भारत सरकार के द्वारा ये जो लक्ष्य रखा गया है ये कब तक रखा गया है। और इसके अलावा एक और चीज जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा बताई गई है। इन्होंने क्या बात बताई है, इन्होंने बताया है कि भारत का जो स्पेस इकोनॉमी है, ठीक है, स्पेस इकोनॉमी है, ये बच्चे आपका बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और 2033 में जो है आपका ये अगर इसी गति से जो है इसमें वृद्धि होती रही, ग्रोथ होती रही, तो जो है ये आज आपका जो है 8.4 बिलियन डॉलर का जो है यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ से कमाई हो रही है। तो ये जो है बढ़ करके 2033 तक लगभग 44 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपका भारत सरकार का जो उद्देश्य है 2032, इसका आंसर है आपका 2032। ठीक है, 2032 तक भारत को अपना जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है 7,480 से बढ़ा करके जो है 22,480 मेगावाट करनी है। ठीक है, उसके अलावा स्पेस इकोनॉमी के बारे में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा कहा गया है वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज। ठीक है, इससे जो है 2023 का बच्चे ये आपका पुरस्कार है। और हम नहीं पढ़ते अगर जो है हमारे किसी इंस्टीट्यूट को, हमारे किसी व्यक्ति को ये नहीं मिला होता, लेकिन इंपॉर्टेंट प्राइज है। और चूंकि इस बार भारतीय ऑर्गेनाइजेशन को मिला है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को किस मिशन के लिए लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चार जो है मिशन आपके सामने है, मंगलयान है, चंद्रयान है, गगनयान है और आपका चंद्रयान 3 है। तो अभी रिसेंट में बचे यानी कि 2023 में जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही भारत के साइंटिफिक क्षेत्र में, भारत का जो रक्षा अनुसंधान वाला क्षेत्र है उसमें आपका चंद्रयान 3 का नाम आता है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 लूनर सरफेस पे, चांद के सरफेस पे, चांद की सतह पे, चांद के साउथ पोल में जो है आपका सफलतापूर्वक अपने लैंडर को वहां पे लैंड करवाया। इसे चंद्रयान 3 जो है हमने नाम दिया। ठीक है, तो इस मिशन के लिए इसरो को 2023 का पुरस्कार कौन सा दिया गया है, लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023। याद रखना, चंद्रयान 3 के लिए इसरो को मिला है। अगला आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 में हरियाणा किसको हरा करके विजयी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि जो विजय हजारे ट्रॉफी है, पहले तो ये याद रखना है कि खेल कौन सा बचे, विजय हजारे ट्रॉफी आपका क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। और यहाँ पे कौन सी टीम जीती है इस बार, यहाँ पे जीती है हरियाणा की टीम। ठीक है, हरियाणा की टीम जीती है। किसे हरा करके जीती है, तो हराया है राजस्थान को। ठीक है, किसे हराया है, राजस्थान को। अगला है, आलू की उस बीमारी का क्या नाम है जिसने पंजाब के विभिन्न जिलों में आलू की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। पोटैटो के प्रोडक्शन में पंजाब में खास करके इस बार बहुत कमी आई है, क्यों, एक बीमारी के कारण। ठीक है, तो वो बीमारी का नाम आपको बताना है कि कौन सी बीमारी है। बीमारी क्या है बच्चे, ये जो बीमारी है
ये आप लोग देख रहे हैं कि पत्ते, जो आलू के पत्ते हैं वो इस तरीके से जो है आपके सड़ने लगते हैं। आलू का जो फल है, जो जिसे हम सब्जी के रूप में खाते हैं, ये जो आलू का फल है ये भी आपका जो है सड़ने लगता है इस तरीके से, उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सड़न वाली जो बीमारी है इसे कहा जाता है लेट ब्लाइट। इसे क्या कहा जाता है? लेट ब्लाइट कहा जाता है। और ये किसके कारण होता है? तो इसका आपका रीजन है बच्चे फंगस। ठीक है, फंगस के कारण जो है बीमारी आती है। और आलू के अलावा और कौन सी फसल को ये बर्बाद करती है? तो आलू के अलावा ये बैक्टीरिया, सॉरी ये फंगस, ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी टमाटर में। कहाँ पे देखने को मिलेगी? टमाटर में। तो आलू और टमाटर की फसलों को जो है खासा नुकसान करता है ये लेट ब्लाइट नाम की बीमारी। ठीक है, और होती किसके कारण से है ये होती है आपके फंगस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगला है आपका एक स्टेट का बच्चे एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम का नाम है सांस। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया के मुकाबला करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है? कार्यक्रम का नाम है सांस। ठीक है, सांस की फुल फॉर्म देखिए, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। इसका पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा, सांस नाम का अभियान है। और ये जो सांस नाम का अभियान है ये किससे निपटने के लिए चलाया गया है? तो सांस का जो अभियान है बच्चे ये निमोनिया का मुकाबला करने के लिए, ठीक है, निमोनिया के मुकाबले करने के लिए चलाया गया है। कौन से स्टेट के द्वारा इसे चलाया गया है? त्रिपुरा के द्वारा। ठीक है, स्टेट कौन सा है? त्रिपुरा है। और दूसरा, निमोनिया के बारे में आपको बहुत बेसिक सी जानकारी ये रखनी है कि निमोनिया क्या बीमारी है और इससे जो है आपका इंसान का, ह्यूमन बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ह्यूमन बॉडी का अंग प्रभावित जो होता है वो है आपका फेफड़ा, लंग्स। ठीक है, लंग्स जो है इसमें प्रभावित होते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन आ जाता है। और इन्फेक्शन का रीजन क्या है? इन्फेक्शन का रीजन बच्चे कुछ भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ऐसे कोई भी आपकी चीज हो सकती है जिसके कारण इन्फेक्शन हो। ठीक है, लेकिन अधिकतर देखा गया है निमोनिया के केस में कि जो इन्फेक्शन होता है उसका रीजन होता है बैक्टीरिया। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है? बैक्टीरिया। तो ये भी याद रखिएगा, निमोनिया आपकी जो है ये फेफड़ों से श्वास संबंधी बीमारी है और फेफड़ों को जो है आपका इन्फेक्ट करती है। ठीक है, निमोनिया डे, वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल के द्वारा किस हवाई अड्डे को इंटीरियर के लिए विश्व विशेष पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? यूनेस्को के द्वारा जो सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है उनकी लिस्ट जारी की गई। ठीक है, और उस लिस्ट में जो है भारत का एक एयरपोर्ट भी शामिल हुआ है। तो भारत का कौन सा एयरपोर्ट है? वो भारत का है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो आपको बताना है ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। ठीक है, बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न, कौन से राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? और ये राज्य ने बच्चे आपका लगातार तीसरे साल ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो याद रखना, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? कर्नाटका ने जीता है। ठीक है, कर्नाटका ने जीता है। दूसरा क्या है, एक हमारे देश में बच्चे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। इसी दिन के उपलक्ष्य में जो है आपका ये पुरस्कार वितरित किए गए। और कर्नाटका ने तीसरी बार जो है आपका सबसे अच्छा स्टेट या फिर सबसे बेहतर स्टेट जो है ऊर्जा संरक्षण के मामले में होने पर पहला पुरस्कार जीता है। अगला भी आपका पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर को आप लोगों ने नाम तो सुना ही है। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो नोबेल प्राइज मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है, एक कविताओं का संग्रह है गीतांजलि, उसके लिए इन्हें मिला था। तो बच्चे उन्हीं के नाम पे जो है एक लिटरेरी अवार्ड दिया जाता है, एक साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है। इस बार जो मिला है उनका नाम है सुकृता पॉल, सुकृता पॉल। ठीक है, इन्हें ये पुरस्कार मिला है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में ये नहीं पूछा है कि किसे मिला है, प्रश्न में ये पूछा है कि इनकी कौन सी पुस्तक के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। तो पुस्तक का नाम है बच्चे साल्ट एंड पेपर। पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, साल्ट एंड पेपर। याद रखिएगा, साल्ट एंड पेपर पुस्तक के लिए सुकृता पॉल कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है, कौन से देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से हटने का निर्णय ले लिया है? ओपेक, पहले तो ओपेक को देख लेते हैं। ओपेक क्या है बच्चे? इसका फुल फॉर्म देखिए ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऐसे देशों का ग्रुप, ऐसे देशों का संगठन जो कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि पेट्रोल बेचते हैं। ठीक है, उनका एक ग्रुप है और जिसे ओपेक कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना याद रखना 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इराक के बगदाद में हुई थी।
इराकी कैपिटल है बगदाद, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया में इसका जो है हेडक्वार्टर है। एक सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लूँ। ओपेक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ओपेक, ओपेक प्लस के बारे में। ठीक है, तो बच्चे ओपेक जो आपका संगठन है, इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है? पहले तो इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो याद रखना। 1960 में ऑर्गेनाइजेशन बनी है, बगदाद इराक में जो है ये बना था, लेकिन आज इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया वियना में है, ठीक है। इसमें टोटल देश अभी तक 2023 तक इसमें टोटल देश है 13, लेकिन एक देश है जिसने कि इससे एग्जिट कर लिया है, ठीक है, इससे जो है अपना नाम कटवा लिया है। तो कौन सा देश है ये है आपका अफ्रीका का एक कंट्री है जिसका नाम है अंगोला, ठीक है। अफ्रीका का देश है बच्चे अंगोला। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे वो देश हैं जो कि ओपेक के सदस्य हैं। यहाँ पे आपको वेनेजुएला दिख रहा होगा, इक्वाडोर दिख रहा होगा, आपको नाइजीरिया दिख रहा होगा, अंगोला दिख रहा होगा। तो अंगोला जो है अब इस लिस्ट से बाहर हो गया है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं? एक तो ओपेक की स्थापना काफी इंपॉर्टेंट है, 1960 में बना है। दूसरा क्या है? ओपेक के सदस्य पूछे जाएंगे आपको कि 2023 जनवरी से आपका लागू होगा। आपको पूछा जाएगा कि जनवरी 2024 में ओपेक में टोटल कितने मेंबर हैं, टोटल कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो फिर आपका आंसर आएगा, अब 13 नहीं है, अब आपके 12 हो गए। अगर दिसंबर 2023 पूछा जाए तब आपके 13 ही होंगे, क्योंकि अभी तक हटा नहीं है, ऑफिशियली हट जाएगा आपका जनवरी से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि इसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जो सदस्यों की संख्या है, उसमें अब आपका चेंजेस आएगा। जो राष्ट्र अलग हुआ है उसके बारे में याद रखना बच्चे, इसका नाम है अंगोला। अंगोला अफ्रीकन कंट्री है। अगला है भोगापुरम हवाई अड्डा, कौन से राज्य में स्थित है? अभी ये जो है आपका अंडर कंस्ट्रक्शन बन रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। और कहाँ पे बन रहा है बच्चे? ये बन रहा है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जगनमोहन रेड्डी जो है यहाँ के सीएम है, उनके द्वारा घोषणा की गई है कि ये जो है आपका बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए जो है आपका आवंटन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। आवंटन का मतलब है पैसा दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, इसीलिए आपका ये चर्चाओं में रहा है। अगला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताओ। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नाम याद रखिएगा व्यक्ति का, प्रमोद अग्रवाल, ठीक है। पहले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है ये एक मार्केट है बच्चे, ठीक है। जैसे आपका एक मार्केट है जहाँ पे आप लोग जाते हैं सब्जी खरीदने, सब्जी मार्केट हो गया। एक मार्केट है जहाँ पे आप कपड़े खरीदने जाते हैं, कपड़े का बाजार हो गया। ये मार्केट है जहाँ पे कंपनियों के शेयर बिकते हैं, ठीक है। ये मार्केट है जहाँ पे कंपनीज जो है अपने अपने शेयर, अपना जो परसेंटेज है वो बेचती हैं, ठीक है। उससे जो है पैसा कमाती हैं, मतलब पैसा लेती हैं मार्केट से, उठाने का काम है। तो कंपनियों के जो शेयर होते हैं वो यहाँ पे खरीदने और बेचने का काम होता है, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। और इसके नए अध्यक्ष के रूप में जो है आपका नियुक्त किया गया है प्रमोद अग्रवाल। इनका भी टेन्योर जो है आपका जनवरी से शुरू होगा, ठीक है। जनवरी से जो है इनका कार्यकाल शुरू होगा। अगला है भारतीय संगठन अर्जेंटीना में लिथियम अन्वेषण अधिकार सुरक्षित करने में शामिल है। ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, ये आपको सारे के सारे गेल, काबिल, भेल, एनटीपीसी, आपने गेल का नाम सुना है, बीएचईएल का नाम सुना है, आपने एनटीपीसी का नाम सुना है, ठीक है। एक और कंपनी आ गई है काबिल। अब इसी के बारे में न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है कि एक संगठन है, भारतीय संगठन है, भारतीय कंपनी है, भारतीय पीएसयू है, जिसे कि अर्जेंटीना में, कहाँ पे बच्चे? अर्जेंटीना में लिथियम के भंडार में अन्वेषण करने की मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो लिथियम के भंडार में अन्वेषण करने के लिए, एक्सप्लोरेशन करने के लिए, यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए अधिकार जो है इस कंपनी को मिल गया है, ठीक है। तो कंपनी का नाम क्या है बच्चे? काबिल। काबिल का पूरा नाम है आपका खनन विदेशी खनिज 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 विदेशी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी का नाम है। और ये कंपनी जो है आपके 3 भारतीय पीएसयू का जो है आपका एक ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर है, संयुक्त उद्यम है। कौन कौन सी कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर है ये है आपका
NALCO नाल्को का, ठीक है, ये नेशनल जो आपका एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन है, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर है, और दूसरा आपका जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन है, MEC, ठीक है। तो इन 3 कंपनियों का ये जो है ज्वाइंट वेंचर है, 3 कंपनियों के द्वारा मिल करके कंपनी बनाई गई है काबिल, और इस कंपनी को जो है अर्जेंटीना में क्या मिला है बच्चे, लिथियम के भंडारों में 5 लिथियम के भंडार है जिसमें ये एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत की किसी कंपनी को बाहर एक्सप्लोरेशन करने का जो है मौका मिला है। इससे पहले 2022 में ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी जो है आपका भारतीय कंपनियां क्या कर रही है, एक्सप्लोरेशन का काम कर रही है, ठीक है। और लिथियम के मामले में ये याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो लिथियम भंडार है दुनिया में वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है लिथियम का वो किया जाता है चिली के द्वारा, ठीक है, चिली के द्वारा सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, बिहार, गुजरात, यूपी, केरला। अब ये राज्यों के नाम आपको दिए गए हैं, इन राज्यों में से किसी एक राज्य की पुलिस के द्वारा, ठीक है, इन राज्यों में से किसी एक राज्य की पुलिस के द्वारा एक मिशन शुरू किया गया है। मिशन का नाम है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज। ये क्या है, ये 1 जनवरी से लागू होगा, ठीक है। इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा, पहले मैं आपको बता रही हूँ किसने किया है, बिहार पुलिस ने इसे शुरू किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि 1 जनवरी को जैसे कोई FIR दर्ज हुई बिहार पुलिस में किसी भी स्टेशन पे, किसी भी पुलिस स्टेशन पे, तो बिहार पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि अगले 75 दिनों में जो FIR हुई है उसका जो है पूरा का पूरा केस खत्म हो जाए 75 डेज का, ठीक है। तो 75 चैलेंज जो आपको है देखा होगा आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वही जो है बिहार पुलिस ने भी ले लिया है। 75 इन्वेस्टिगेशन मिशन किसका है, बिहार पुलिस का है। अगला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां से कहां तक यूपी की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया है। हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन, अब ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर सर्विस पहली बार इंडिया में आया है, ठीक है, लेकिन इसमें खास बात क्या है बच्चे, अंतर जिला का मतलब क्या है, किसी एक राज्य के एक जिले से दूसरे जिले तक, ठीक है। तो ये राज्य कौन सा है, यूपी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया है। जिले कौन कौन से इन्वॉल्व हैं ये आपको बताना है। देखिए, एक तरफ तो है बच्चे आगरा और एक तरफ है आपका मथुरा। तो आगरा से लेकर के जो है मथुरा तक ये हेलीकॉप्टर सर्विस या फिर चॉपर सर्विस का उद्घाटन किया गया है। हमारे देश में पहली बार जो है आपका ये इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सर्विस का उद्घाटन किया गया है। अगला है, तेलंगाना सरकार किस श्रेणी के श्रमिकों को दुर्घटना बीमा के लिए 5 लाख रुपए प्रदान करेगी। तेलंगाना में हाल ही में चुनाव हुए हैं, यहाँ पे जो है नए CM बने हैं। नए CM का नाम है रेवंत रेड्डी, ठीक है, रेवंत रेड्डी इनका नाम है। और इनके द्वारा एक और घोषणा की गई है, घोषणा इन्होंने की है कि जो गिग वर्कर्स होंगे बच्चे, गिग वर्कर्स का मतलब क्या होता है, जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि आपका पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हो गया, जैसे कि जोमेटो में काम करने वाले श्रमिक हो गए, ठीक है, जैसे आपका जो E-कॉमर्स की कंपनी है अमेजन के लिए जो आपका डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, ठीक है, ऑटो रिक्शा वाले हो गए या केब ड्राइवर वाले हो गए, वही खाद्य वितरण, वही जो आपका फूड डिलीवरी वाले होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्षेत्र में काम करते हैं गिग वर्कर्स कहलाते हैं। इस प्रकार की जो इकोनॉमी है उसे गिग इकोनॉमी कहते हैं। तो बच्चे इन लोगों के लिए, गिग वर्कर्स के लिए जो है आपका 5 लाख रुपए का एक्सीडेंट कवरेज, एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है जारी किया गया है, किसके द्वारा, तेलंगाना सरकार के द्वारा। अगला, भारत के द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है। अंतरिक्ष स्टेशन का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रयोगशाला जो कि अंतरिक्ष में रह करके वहाँ पे काम होता होगा। जैसे कि हमारी धरती पर बहुत सारे लैब बने हुए हैं अलग अलग चीज़ों के, ठीक है, किसी लैब में किसी चीज़ का रिसर्च हो रहा है, किसी लैब में किसी चीज़ पर रिसर्च हो रहा है। इसी प्रकार का जो है आपका एक स्पेस स्टेशन होता है जिसमें कि ब्रह्मांड या फिर आकाश से संबंधित रिसर्च होती है, लेकिन वो स्पेस स्टेशन आपका धरती पे ना होकर के आसमान में ही होता है बच्चे, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है आपका एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी चल रहा है जो कि आसमान में घूम रहा है अभी भी, ठीक है, जिसे बहुत सारे कंट्रियों ने, अमेरिका हो गया, जापान का हो गया, यूरोपियन हो गया, ठीक है, यूरोप की स्पेस एजेंसी, सभी ने जो है मिलकर के बनाया हुआ है। लेकिन भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है, उसका नाम पूछा है आपको, उसका नाम क्या है, उसका नाम याद रखना, भारतीय स्पेस स्टेशन है। और ये जानकारी किसने दी है बच्चे, ये जानकारी दी है वर्तमान इसरो के प्रमुख ने। वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है, इनका नाम है S सोमनाथ, ठीक है, S सोमनाथ नाम है। इनके द्वारा जो है आपका बताया गया है कि 2028 तक हमारा जो भारतीय स्पेस स्टेशन है इसका जो है मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा और 2035 तक जो है आपका ये पूरी तरीके से संचालित करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसे याद रखना, भारतीय स्पेस स्टेशन इसका नाम होगा। कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है।
कुदानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बच्चे कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है और भारत का सबसे बड़ा प्लांट है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। अब इसमें पूछा क्या हुआ है कि यहाँ पे जो काम कर यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, कुदानकुलम जो पावर स्टेशन है, यहाँ न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है ये कहाँ से, कौन से देश की हेल्प से जो है आपकी चलाई जा रही है, ठीक है। और इसमें जो फर्दर मतलब भविष्य में जो आने वाली यूनिट यहाँ पे लगेंगी उसमें जो है भारत की सहायता कौन सा देश करेगा? तो इसे याद रखना बच्चे, ये है आपका रसिया, ठीक है, रसिया। रसिया के द्वारा कुदानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भारत और रसिया का जो है आपका ये संयुक्त परियोजना है। भारत में हाल ही में स्वीकृत डाकघर विधेयक 2023 के द्वारा किस विधायी अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है? देखिए अभी जो है भारतीय संसद में एक बिल को, बिल विधेयक कहा जा रहा है। अभी बिल बच्चे एक शब्द होता है आपका बिल और एक शब्द होता है आपका एक्ट, ठीक है। बिल को कहते हैं विधेयक और एक्ट को कहते हैं अधिनियम, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? पहले जब कोई प्रस्ताव, कोई भी कानून जो है आपका वो पास होने से पहले, कानून बनने से पहले जो है वो जो पर्टिकुलर कागज है, जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उसे बिल कहा जाता है, ठीक है। बिल आता है आपका लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों जगह चर्चा होती है, दोनों जगह से पास होता है। उसके बाद में अगर राष्ट्रपति के साइन हो गए उस पर तो वो जो है आपका कानून बन जाता है। इस तरीके से कोई भी कानून हमारे देश में बनता है। जब वह बिल जो है कानून बन जाता है उसके बाद उसे अधिनियम कहते हैं, उसके बाद उसे एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो है आपका एक बिल आया है, अभी एक्ट नहीं बना है, ये बिल है, डाकघर विधेयक 2023, ठीक है। ये बिल आया है नया, तो ये कौन से पुराने अधिनियम को, कौन से पुराने कानून को रिप्लेस करेगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो बहुत पुराना बच्चे, पोस्ट ऑफिस को कंट्रोल करने के लिए, संचालित करने के लिए अभी भी जो इंडियन पोस्ट है वो इस अधिनियम के तहत चलता है, इस कानून के तहत चलता है। और ये आपका 1898 का इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है, ये चल रहा है अभी भी भारत में और इसे जो है रिप्लेस करेगा अगर ये बिल जो है आपका पास हो जाए। ये जो आपका बिल है ये पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो इसे जो है आपका रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इतना याद रखना, डाकघर विधेयक 2023 किसे रिप्लेस करने के लिए लाया गया है? ये लाया गया है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को। शतरंज के खेल में अर्जुन पुरस्कार 2023 का प्राप्तकर्ता कौन है? अब अर्जुन पुरस्कार हमने लास्ट वीक पढ़े हैं कि अर्जुन पुरस्कार जो है 26 खिलाड़ियों को मिला है इस बार, ठीक है। आपने देखा क्रिकेटरों में मोहम्मद शामी का नाम आप लोगों ने देखा, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको कुछ खिलाड़ियों का और नाम बताया जिनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार में। तो बच्चे शतरंज के खेल में अर्जुन पुरस्कार 2023 का प्राप्तकर्ता कौन है? शतरंज के खेल में, शतरंज में मिला है आर वैशाली को, आर वैशाली को, ठीक है। आर वैशाली भारत की तीसरी, थर्ड वुमन है, महिला है, थर्ड वुमन है जिन्हें की ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता है, जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता है, तीसरी महिला है। अगला, किस शहर को भारत की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिटी बनाया जा रहा है, भारत की पहली एआई सिटी, और ये बनेगी बच्चे आपका यूपी में। यूपी में कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप याद रखिएगा, ये जो है आपका गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, और यहाँ पे बच्चे लड़कियों में जिसने जीता है उनका नाम है अनमोल खरब। क्या नाम है इनका? अनमोल खरब, अनमोल खरब नाम है। और लड़कों में यानी कि पुरुषों में आपको याद रखना है, पुरुष एकल में जीता है चिराग सैन ने, चिराग सैन, दोनों को नाम याद रखिएगा, ठीक है। दोनों ही जो खिलाड़ी हैं ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023, ये आपका ग्रैंड मास्टर है, इसका मतलब है चेस से रिलेटेड है, शतरंज से रिलेटेड है, ठीक है। और ये इस बार जीता है 2023 का खिताब डी गुकेश ने, इनका नाम है डी गुकेश, ठीक है, खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा। हाल ही में टेक्नो स्मार्टफोन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? टेक्नो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, एक चाइनीज कंपनी है, और इस कंपनी ने अपना ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण।
नेक्स्ट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्या है? देखिए, जैसे आपको बच्चे वर्ल्ड कप होता है जो कि इस बार हुआ 2023 में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराया, ठीक है। तो वैसे ही आपका T20 वर्ल्ड कप होता है, आपका ODI का वर्ल्ड कप होता है, और वैसे जो है आपका टेस्ट का भी वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टेस्ट चैंपियनशिप। इसे क्या कहते हैं हम? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, ये रिकॉर्ड पहले रोहित शर्मा के नाम था, अब जो है इसे ब्रेक किया है विराट कोहली ने। किसने? विराट कोहली ने। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, BEL का बच्चे एक एग्रीमेंट हुआ है एक राज्य सरकार के साथ में, किस चीज को लेकर के? एक प्रोजेक्ट को लेकर के। प्रोजेक्ट का नाम है डायल 112 प्रोजेक्ट। अब ये 112 क्या है? 112 जो है आपका एक आपातकालीन नंबर है, इमरजेंसी टोल फ्री नंबर है, जिस पे आप कॉल करेंगे जब आपको कोई चीज़ की इमरजेंसी होगी। इमरजेंसी किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे कि आपका पुलिस स्टेशन से रिलेटेड कोई मामला हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मामला हो सकता है, आग लगी हो गई कहीं पे, ठीक है, एम्बुलेंस को आपको बुलाना है। इस तरीके की जो आपकी आपातकालीन सर्विसेज होती हैं उससे रिलेटेड जो है आपका एक इंटीग्रेटेड नंबर बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, इसका नाम है 112, ठीक है। तो 112 जब बनाया जाएगा बच्चे, एक ही टोल फ्री से मतलब सब काम हो जाए आपका, इस प्रकार का ये आपका नंबर है। तो ये जब बनाया जाएगा, इसके लिए जो है आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, बहुत सारे AI टूल चाहिए होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टूल चाहिए होंगे, ठीक है। तो वो जो है आपका बनाया जाएगा किसके द्वारा? BEL के द्वारा बनाए जाएंगे वो टूल, ठीक है। और किसके लिए बनाए जाएंगे? जिसके साथ में एग्रीमेंट किया होगा, एग्रीमेंट किया है UP के साथ में, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ में। तो ये एग्रीमेंट याद रखिएगा, डायल 112 प्रोजेक्ट को लेकर के है, BEL के बीच में और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच में जो है 445 करोड़ रुपए का हुआ है। हाल ही में किस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, विध्वंसक मतलब होता है आपका डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉय करने वाला, मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने वाला एक पोत, एक पानी का जहाज बनाया है बच्चे, जिसका नाम है INS इम्फाल, ठीक है। INS इम्फाल बनाया किसने? ये कंपनी का नाम है मंजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, ठीक है। कंपनी बच्चे महाराष्ट्र में है, मुंबई की कंपनी है, और इसके द्वारा जो है भारतीय नौसेना के लिए, इंडियन नेवी के लिए जो है आपका INS इम्फाल बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का पेपर देंगे आप लोग, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है INS इम्फाल, और ये है क्या चीज़? ये जो है आपका गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहाँ तक तो आपको हफ्ते भर की जो करंट अफेयर था वो आपका समाप्त हो गया है। मेरी चाय ठंडी हो गई है कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक तो बच्चे आपके हफ्ते भर के जो करंट अफेयर हैं वो सारे के सारे समाप्त होते हैं। अब जो है हम लास्ट ईयर, पिछले एक साल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा और याद करते हुए चलिए, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पहली बार फर्नेरियम स्थापित किया गया है? फर्नेरियम क्या हुआ? फर्नेरियम, देखिए, फर्न आपने पेड़ की प्रजाति होती है, वनस्पति की प्रजाति है ये फर्न, ठीक है। फर्न होती है नमी वाली जगहों पे, फर्न देखने को मिलती है। तो बच्चे फर्न की बहुत सारी प्रजातियां जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह में, इस फर्नेरियम में लाई गई हैं, ठीक है। तो ये फर्नेरियम जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरल में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है इराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। केरल के अंदर एक नेशनल पार्क है बच्चे जिसका नाम है इराविकुलम नेशनल पार्क, इसी के अंदर जो है भारत का पहला फर्नेरियम बनाया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र JCBC भारत के किस राज्य में एशियाई राजा गिद्ध, एशियाटिक किंग वल्चर, ठीक है, किंग वल्चर को संरक्षण देने के लिए आपका एक संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, ठीक है। जो एशियाई का जो किंग वल्चर है, वल्चर का मतलब है गिद्ध, ठीक है, इस पक्षी को बच्चे आपका बचाने के लिए, इसको संरक्षण देने के लिए दुनिया के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र के रूप में आपका ये विकसित किया जा रहा है। तो ये जो जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पे खुला है? ये एक जगह का नाम है महाराजागंज कहाँ पे? UP में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र।
सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है सांख्यिकी में? इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स ये मिला है। हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि इस बार भारतीय को मिला है बच्चे, नाम याद रखना CR राव, ठीक है, CR राव। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में स्थापित की गई थी। यह मूर्ति किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? यह मूर्ति किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति, इसे कहाँ पर स्थापित किया गया था? अभी G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, बच्चे जहाँ पे वो शिखर सम्मेलन हुआ उस स्थान को नाम दिया गया था भारत मंडपम, ठीक है, भारत मंडपम। तो इस भारत मंडपम में जो है मूर्ति लगाई गई। ये मूर्ति बनाई किसने थी या फिर डिजाइन किसने की थी? ये है नाम राधा कृष्णन सतपथी, ठीक है, राधा कृष्णन सतपथी इनका नाम है। उस पारंपरिक लोक नृत्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में एक ही स्थान पर किए गए सबसे बड़े पारंपरिक नृत्य के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्यों? क्योंकि लगभग 11,000 डांसर्स के द्वारा, ड्रमर्स के द्वारा ये नृत्य परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो नृत्य कौन सा है बच्चे? ये है आपका बिहू। कहाँ पे, कहाँ का नृत्य है ये? असम का, ठीक है। असम की राजधानी गुवाहाटी में लगभग 11,000 लोगों के द्वारा एक साथ ये नृत्य जो है परफॉर्म किया गया और इससे जो है आपका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना। अगला है सतुवानी और जूरशीतल किस राज्य के मनाए जाने वाले त्योहार हैं? सतुवानी और जूरशीतल ये कौन से स्टेट के हैं? ये कौन से स्टेट में मनाए जाने वाले त्योहार हैं? तो आपको यहाँ से कुछ ज़्यादा याद रखने ज़रूरत नहीं है। सतुवानी और जूरशीतल याद रखिएगा, बिहार से रिलेटेड है। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बन गई है? वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी, इनका नाम बच्चे याद रखना, इनका नाम है आपका दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा देश भर में जल निकायों की पहली बार जनगणना की गई और इस जनगणना के अनुसार भारत में जल निकायों के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? इसका मतलब है सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज, जल निकाय जो है कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा जल निकाय है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली वाटर मेट्रो सर्विस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पहली वाटर मेट्रो, ठीक है, ये बच्चे आपका शुरू किया गया है केरला में। कहाँ पे शुरू किया गया है? केरला में। संघर्षरत सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए बचाव अभियान का नाम बताइए। सूडान में जो है गृह युद्ध जैसी समस्या हुई जिसके बाद में कई भारतीय जो है वहां पे फंस गए थे, तो उन्हें जो है वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। वही कार्यक्रम का नाम आपको पूछा हुआ है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। बिहान मेला किस राज्य में कोंद जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है? बिहान मेला ये आपको बताना है कौन सी स्टेट में मनाया जाता है। और यहाँ से बच्चे दो चीजें याद रखिएगा, एक तो ये फेस्टिवल का नाम आपको याद रखना है बिहान मेला, दूसरा आपको कोंद जनजाति याद रखना है, ठीक है। तो कोंद जनजाति या फिर बिहान मेला कहाँ से रिलेटेड है? उड़ीसा से। भारत और किस देश ने हाल ही में दोनों देशों के स्टार्टअप पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम, अब ये इंडिया और किसी देश के बीच में हुआ है, समझौता हुआ है, ठीक है। तो ये जो समझौता हुआ है भारत और कौन से देश के बीच में हुआ है? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या करने के लिए? स्टार्टअप बिजनेस, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम जो है चलाया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। भारत ने चक्रवात मोचा से तबाह हुए किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था? एक चक्रवात बच्चे बंगाल की खाड़ी में आया था जिसका नाम है चक्रवात मोचा, ठीक है। भारत के कुछ राज्यों में भी जो है इसने परेशानी उत्पन्न की थी, लेकिन हमारे पड़ोसी देश कौन सा है? ये
म्यांमार। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में जो है ज़्यादा जो है क्षति पहुंची इससे, और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो हेल्प करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, इसका नाम है ऑपरेशन करुणा। टाइम शेल्टर बच्चे बुक का नाम है। इसे 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला टाइम शेल्टर को। लेकिन इसे लिखा किसने है, ठीक है, जिन्हें मिला, जिन व्यक्ति को ये मिला उनका नाम आपको बताना है। तो नाम याद रखना, जॉर्जी गोस्पोदिनोव, इन्हें 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना को दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है, ठीक है। ये योजना को जो है आपका 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, दिसंबर 2025 तक इसे जो है एक्सटेंड किया गया है। बस इसका आपको मेन बताना है कि अटल भूजल योजना शुरू कब हुई थी, कौन से साल जो इसे शुरू किया गया था, कौन से साल में इसे शुरू किया गया था। तो अटल भूजल योजना जो कि अब 2025 तक चलेगी, ये शुरू हुई थी 2019 में, 2019 में। फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फुकोट करनाली ये जल विद्युत परियोजना है, करनाली नदी पे बच्चे, करनाली नदी है यहाँ पे। तो फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना ये जो है भारत और नेपाल के बीच में समझौते पर आधारित है, ठीक है, भारत और नेपाल। किस केंद्रीय मंत्रालय ने गोबरधन के लिए एकीकृत पंजीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। गोबरधन नाम का जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, कौन से मंत्रालय के द्वारा। तो बच्चे जो गोबरधन है, ये जो योजना है या फिर ये जो पोर्टल है, ये रिलेटेड है आपका किस चीज से रिलेटेड है, आपका गोबरधन, ठीक है। इसे जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज, इसका नाम है MV इम्प्रेस, ये हमारे देश से कौन से देश के लिए रवाना किया गया था। पहले तो बच्चे इसमें आपको नाम ही याद रखना है, MV इम्प्रेस इसका नाम है। और MV इम्प्रेस ये क्या है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज है। इसे जो है रवाना किया गया था इंडिया से श्रीलंका के लिए, ठीक है। नाम इसका क्या है, MV इम्प्रेस। एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय फेंसर कौन है। फेंसर का मतलब क्या होता है, तलवारबाज, ठीक है, तलवारबाज। एशियाई चैंपियनशिप में क्या जीतने वाले, पदक जीतने वाले पहले भारतीय फेंसर कौन थे या कौन थी, इनका नाम है भवानी देवी, ठीक है, भवानी देवी। अगला है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा जारी वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स का नाम देखिए बच्चे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें भारत की स्थिति क्या थी, तो भारत का इसमें स्थान था 127। हाल ही में किस राज्य में ऐतिहासिक खर्ची पूजा मनाई गई। खर्ची पूजा या फिर खर्ची पूजा ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये जो है बच्चे भारत का एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और स्टेट का नाम है त्रिपुरा। तो खर्ची पूजा याद रखिएगा, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, त्रिपुरा में। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, यहाँ पे शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है ये, और ये शहर है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अगला है अकीरा, हाल ही में देखा गया था, यह क्या है अकीरा। अकीरा क्या है बच्चे, देखिए ऑप्शन देखिए, क्या एक बीमारी है या फिर एक मिसाइल सिस्टम है या फिर जो है सरकार की तरफ से चलाई गई कोई स्कीम है, योजना है, या फिर जो है इंटरनेट का जो है कि रैंसमवेयर, रैंसमवेयर मतलब कि एक वायरस, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, एक वायरस है, इंटरनेट रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर का मतलब क्या है, ये आपके डेटा को कैप्चर कर लेगा, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और उसे छुड़ाने के बदले आपसे कुछ पैसा, कुछ फिरौती मांगेगा, जैसे रैंसम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है रैंसमवेयर। तो याद रखना कि इंटरनेट रैंसमवेयर है जिसका नाम है अकीरा। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का पुरुष खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023, विंबलडन पुरुषों में इस बार किसने जीता है। देखिए बच्चे ये याद रखिएगा, 2023 में जितने भी ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं, 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, लास्ट में होता है US ओपन, ठीक है। तो इस बार के जो आपके 3 रहे, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और US ओपन, ये तीनों जीते हैं नोवाक जोकोविच ने।
नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। सिर्फ एक है जो नोवाक जोकोविच ने नहीं जीता है, वो है आपका विंबलडन, इसीलिए सब यही पूछ रहे हैं बस, ठीक है। तो विंबलडन याद रखिएगा। विंबलडन 2023 पुरुषों का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्करेज ने जीता है। कार्लोस अल्करेज ने जीता है, स्पेन के ये है स्पेन के। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? कौन सी संस्था है भारत में, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इसे जारी करती है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, ये बच्चे जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया जाता है। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है, मिशन के परियोजना निदेशक कौन है? चंद्रयान 3, भारत जो है पूरे विश्व भर में चौथे नंबर का देश बना है जिसने कि चांद पे सफल लैंडिंग की है, ठीक है, क्रैश नहीं, स्मूथ लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। तो चंद्रयान 3 मिशन जो हमने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछा हुआ है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इनका नाम है पी वीरा मुथुवल, ठीक है, नाम याद रखना बच्चे, पी वीरा मुथुवल। PBWRS1 जो खबरों में देखी गई थी, किस फसल की नई किस्म है? PSWRS1 भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा बच्चे बनाया गया है, डेवलप किया गया है ये, और ये है आपका कौन से फसल का? राइस है, वीट है, कॉटन है, या फिर सुगर कॉर्न है? ये आपका कॉटन है, ठीक है। तो ये है आपका वीट का, ठीक है, गेहूं की एक प्रजाति है। किस राज्य सरकार ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? देखिए, इससे पहले हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 8वीं अनुसूची, भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में क्या है बच्चे? भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, आधिकारिक भाषाएं आती हैं जिन्हें हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। टोटल जो है यहाँ पे आपकी 22 भाषाएं हैं, ठीक है, टोटल यहाँ पे 22 भाषाएं हैं। अब एक लैंग्वेज है जिसका नाम है कुई भाषा। कुई भाषा को जो है इस संविधान के आर्टिकल में, 8वीं अनुसूची में जो है, आपका आर्टिकल नहीं सॉरी, यह आपका अनुसूची 8वीं अनुसूची में जो है शामिल करने के लिए अभी एक राज्य सरकार के द्वारा अनुमति दे दी गई है। तो वो कौन सा राज्य है? ये राज्य है आपका उड़ीसा। ये प्रश्न आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है कि कुई भाषा कहाँ पर बोली जाती है, ये कहाँ से रिलेटेड है, कौन से राज्य से रिलेटेड है? तो राज्य याद रखेंगे, उड़ीसा से रिलेटेड है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे जो है आज का आपका सेशन भी होता है समाप्त। आई होप आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे और फ़ायदा उठाएंगे इस फ्री सेशन का, ठीक है। आपका जो नेवी टेस्टमैन का पेपर है बच्चे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 2 या 3 महीने में जो है आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है। तो उसमें आपके दोनों करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपका वीकली घट रहा है वो भी, और जो आपका ये पिछले 6 महीनों का जो आपका करंट अफेयर का रिवीजन है, 1 साल का जो करंट अफेयर का रिवीजन है वो भी, उसमें दोनों प्रकार के आपका करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। अब हम मिलेंगे डायरेक्ट 2024 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।